नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सभी न्यूज मित्रों का। शुरुआत कर रहे हैं सत्य पे सत्ता से, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको कोविशील्ड वैक्सीन वाला एक सत्ता का चिंता कार्ड दिखाएंगे। अपना वैक्सीनेशन कार्ड चेक कर लीजिए। अगर आपने भी कोरोना से लड़ने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन ली थी तो इसे लेकर एक बुरी खबर आई है, जिसमें हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक वाले संकेत हैं। फिर देखिएगा आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो वाले सामान का जिक्र किया। पीएम ने कहा, जो विपक्ष बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पा रहा है, वो सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो चलाकर तकनीक का गलत इस्तेमाल कर रहा है। 2024 में सत्ता की लड़ाई में एक नए शब्द की एंट्री हुई है। ध्यान से सुनिएगा, ये शब्द है वोट जिहाद। आपने लव जिहाद और लैंड जिहाद के बारे में सुना होगा, लेकिन ये वोट जिहाद क्या है और इस शब्द की निर्माता कौन है, जरूर देखिएगा। आज बंगाल में प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ममता सरकार पर तीखे शब्द बाण चलाए हैं। योगी ने रामनवमी पर बंगाल में दंगे का जिक्र किया और कहा कि अगर ऐसे दंगे यूपी में होते तो दंगाइयों को उल्टा लटका देता और 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा होता कैसे। कर्नाटक में यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। प्रज्वल का निलंबन एसआईटी जांच पूरी होने तक रहेगा। यह फैसला जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में लिया गया। और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में रहेंगे, क्योंकि कोर्ट ने आज उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने ईडी, सीबीआई दोनों मामलों में जमानत वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया। सिसोदिया इसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। और T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, लेकिन कमबैक किया है एक शानदार खिलाड़ी ने, ऋषभ पंत ने। और हां, विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन और ऋषभ पंत दोनों को जगह मिली है, जबकि केएल राहुल को बाहर कर दिया गया। अब बात करते हैं राजनीति की। और राजनीति में एक ऐसा शब्द आया है जो कि वाकई में लोगों को झटके दे रहा है। भारत की राजनीति में जिहाद शब्द बहुत ट्रेंडिंग है। अलग अलग मौकों पर नेता अपनी सुविधा के मुताबिक चुनिंदा शब्दों के साथ जिहाद को फिट करते हैं और उसे एक नए जिहाद के रूप में परिभाषित करते हैं। ऐसा करके वो वोटों की फसल भी स्वाद अनुसार काटते हैं। भारत की राजनीति में अब तक 2 तरह के जिहाद की चर्चा होती रही है, लव जिहाद, लैंड जिहाद। लेकिन आज सत्ता के शब्दकोश में नया शब्द आया है और यह है वोट जिहाद। वोट जिहाद, बिल्कुल सही सुना आपने। सामान्यतः जिहाद शब्द का राजनीतिक प्रयोग करने का आरोप बीजेपी नेताओं पर लगता है, लेकिन सरप्राइज यह है कि वोट जिहाद शब्द का आविष्कार कांग्रेस की एक नेता ने किया है। इनका नाम है मारिया आलम खान। यह कांग्रेस नेता है और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं। मारिया फर्रुखाबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी, तभी उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से एकजुट होकर वोट देने की अपील की और कहा, एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो। संघी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वोट जिहाद करो। बहुत खामोशी के साथ वोटों का जिहाद करो। एक बात नोट कीजिए, इस अपील में वो लोगों से एकजुट होकर संघी सरकार के खिलाफ खामोशी से वोट जिहाद करने के लिए कह रही हैं, यानी चुपचाप वोट जिहाद हो, शोर ना हो। एक बार आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज को उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग एनआरसी में जेलों में बंद हैं। हम लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। मारिया आलम खान राजनीति के मैच में काफी युवा हैं, अब तक उनकी ज्यादा पारियां नहीं देखी गई हैं। ऐसे में पहले ही ओवर में उनका ये वोट जिहाद वाला फुल टॉस बीजेपी को काफी पसंद आ रहा है।
बीजेपी से बाउंड्री पार भी कराना चाहती है, लेकिन मारिया आलम के चाचा सलमान खुर्शीद डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लग गए। वो कह रहे हैं कि मारिया संघर्ष करने की बात कर रही हैं। वोट जिहाद का मतलब संघर्ष होता है, लेकिन बीजेपी कहां मानने वाली है। उसने जिहाद शब्द को लेकर काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया है। बीजेपी चुनाव आयोग से कह रही है कि ऐसी जिहादी मानसिकता वाले नेताओं पर कार्रवाई। कांग्रेस और इंडिया अलायंस और उनके तमाम जो नेता है, समाजवादी पार्टी और ये सारी पार्टियां हैं, ये जिहादियों का साथ चाहती है, इसलिए जिहाद उनको नजर आता है चुनाव। इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए यदि कोई इस प्रकार की मानसिकता से ग्रसित होकर चुनावी माहौल को बिगाड़ने की बात करता है। सलमान साहब ने ये साबित कर दिया कि जब मुल्क की बात आती है तो हम कुर्बानियां देना जानते हैं। जिहाद शब्द का मतलब होता है संघर्ष करना, आंदोलन करना। अगर मरियम ये कहना चाहती थी कि देश की जनता वोट डालने निकली है, देश की जनता जागरूक होकर वोट डाले, तो समाजवादी पार्टी समझती हो ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ और कहना चाहती थी तो समाजवादी पार्टी उनके बयान के साथ नहीं। देखिए, भारत के अंदर ना लव जिहाद चलेगा, ना जमीन का जिहाद चलेगा और ना वोट का जिहाद चलेगा। इस समय अगर कुछ भी चलेगा तो हिंदुस्तान के विकास का संकल्प चलेगा। 2024 के चुनाव में वोट जिहाद बिल्कुल नया शब्द है। पिछले कुछ दिनों से कई नए शब्द ट्रेंड कर रहे हैं, इसीलिए आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता के शब्दकोश को अपडेट किया है। इस चुनाव में जो शब्द अभी तक ट्रेंडिंग है, ध्यान से देखिए, उसमें पहले नंबर पर है संविधान। इसके अलावा विरासत टैक्स, मंगलसूत्र, 400 पार, गारंटी, आरक्षण, फेक वीडियो, खटाखट, फटाफट, ठकाठक, यह भी राहुल गांधी की रैलियों में खूब सुनाई देता है। गरीबी खत्म, एक्सरे मशीन, वॉशिंग मशीन, मुस्लिम लीग, मुस्लिम आबादी और अब वोट जिहाद। तो सारे शब्द सत्ता के शब्दकोश में स्थान बनाने में कामयाब हो रहे हैं। वैसे हो सकता है कुछ शब्द हमसे छूट गए, नेचुरल है, तो आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं, हम शब्दकोश को अपडेट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, वैसे तो जिहाद शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी काम को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से प्रयास करना होता है, लेकिन जब राजनीतिक मंचों पर इसका इस्तेमाल होता है तो विशुद्ध रूप से ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए किया जाता है। मारिया आलम चुनाव प्रचार कर रही थीं, ऐसे में उन्होंने जिस तरह से वोट जिहाद का इस्तेमाल किया, स्वाभाविक रूप से वो ध्रुवीकरण का संकेत देता है। वैसे चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण कितना होगा ये तो पता नहीं, लेकिन कल तक राजनीति में अनजान मारिया आलम आज वायरल हो रही हैं। उन्हें वोट जिहाद वाले बयान की मदद से पहचान मिल गई। पिछले कुछ दिनों से आरक्षण शब्द को लेकर काफी क्लैश मचा हुआ, काफी कलेश मचा हुआ, और इसकी वजह से गृह मंत्री अमित शाह का एक एडिटेड फेक वीडियो वायरल, जिसे गलत तरीके से एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। इस फेक वीडियो में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि गृह मंत्री अमित शाह आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि गृह मंत्री अमित शाह गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे थे। उनके वीडियो को एडिट किया गया और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला दिया गया। जब सोशल मीडिया पर ये लोग आग लगा रहे थे तो इनको जरा भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि आग की लपटें फेक न्यूज फैलाने वालों तक भी पहुंचेंगी। फेक वीडियो को वायरल करने वालों तक पुलिस पहुंच गई है, एक्शन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो केस में अहमदाबाद से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एमएलए जिग्नेश मेवाणी का पीए गिरफ्तार, 7 राज्यों तक पहुंचा जांच का दायरा। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के सीएम को नोटिस भेजा, 1 मई को पेश होने के लिए कहा है। अब तक कुल 16 लोगों को समन भेजा जा चुका है। असम से भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस इस मामले में एक्शन मोड में, और इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। पॉलिटिकल एक्शन देखने से पहले फेक वीडियो और ओरिजिनल वीडियो में क्या अंतर है वो देख लीजिए, ताकि सच और झूठ का फर्क एकदम साफ हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा
और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। सुना आपने आरक्षण पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था और उसे कैसे ट्विस्ट कर दिया गया। इस वीडियो पर अब एक्शन हो रहा है। पुलिस लीगल एक्शन ले रही है और बीजेपी राजनीतिक एक्शन ले रही है। आज असम में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस हताशा में फर्जी वीडियो बना रही है। इसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया, कहा कि हम फर्जी वीडियो नहीं बनाते। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। निराधार और तथ्यहीन है। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है। सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहते हैं। जो भी लोगों को इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं। इतने ज्यादा बौखला गए हैं कि अब वो डीप फेक वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। और हमारे गृह मंत्री जी का जो वीडियो था वह वीडियो स्पष्ट रूप में बता रहा था कि एससी, एसटी, ओबीसी के हितों की हमेशा रक्षा की गई है और हमेशा रक्षा की जाएगी। इनकम टैक्स सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई करने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। चाहिए है कि मुद्दों का अकाल है विपक्ष के पास, तो अनावश्यक इस प्रकार के अनर्गल आरोप चस्पा करके और देश की जनता को गुमराह करके और समर्थन हासिल करना चाहते, लेकिन वो कतई होने वाला नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था थी और आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। और संविधान बदलने का मतलब है आरक्षण को समाप्त करना। और ये देश की जनता उठ खड़ी हुई है, ये देश की जनता जागरूक है, पैरों के तले से जमीन खिसक गई है। असलियत ये है कि आप आरक्षण के विरोध में हैं, आज से नहीं, इस देश की आजादी से। आज प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो के मामले में राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का सामान बेचा जा रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं। मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है, उसको पराजय का भय इतना सता रहा है। वैसे तो राजनीतिक मैदान से शुचिता विलुप्त हो चुकी है। माइक्रोस्कोप से ढूंढने पर भी शुचिता का मिलना मुश्किल है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि सभी राजनीतिक दल डीप फेक पर जुबानी जमा खर्च से आगे बढ़कर संवेदनशीलता दिखाएंगे और एक दूसरे के फेक वीडियो नहीं बनाएंगे। सत्ता में अब बात करते हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की, जिन्होंने कई बड़े मसलों पर टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की केमिस्ट्री पर डिंपल यादव क्या सोचती हैं, अमेठी सीट और वहां से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर जो असमंजस है उस पर उनकी क्या राय है, अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए जाने पर उनकी क्या सोच है। डिंपल यादव ने कई सवालों के सीधे जवाब दिए जो आज की जलेबी जैसी घुमावदार राजनीति में कम ही देखने को मिलते हैं।
आप चुनाव लड़ रही हैं मैनपुरी से, आपकी उम्मीदवारी का अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गया है, नाना करते हुए अखिलेश जी भी कन्नौज से आ गए जी। तो क्या ये फैसला पहले से तय था या उन्होंने आपसे पूछा भी था, रजामंदी ली थी, कुछ ऐसी फैमिली में डिस्कशन हुआ था क्या? नहीं, जैसे आपने कहा कि नाना करते हुए वो हाँ में बदल गया, एंड बिकॉज ही वांटेड कि वो स्टेट में पूरा कॉन्सेंट्रेट कर ले, लेकिन जो कन्नौज के जो सभी जन हैं उन लोगों ने कहा कि नहीं आप ही चुनाव लड़िए, तो आई थिंक सो दैट्स वाई वो लास्ट मिनट में फ्लिप हुआ। तो मैंने दोनों आदमी फंस गए, आप इधर लड़ रही हैं वो उधर। नहीं, हम कोई फंसे नहीं है, हम चुनाव लड़ रहे हैं एंड इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। अब मैं चले आता हूँ कि अमित शाह आए थे कुछ दिन पहले जी, और जो उन्होंने कहा कि परिवारवाद को लेकर के कि आपकी पार्टी में 5 लोगों को, यादव बिरादरी के लोगों को टिकट मिला और 5 परिवार के हो गए, तो ये परिवार से आगे यादवों के बारे में सोचते ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और बेसिकली जो भी जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि उसको खाली वो पोस्ट दे दी गई है कि ठीक है आप यहाँ जाके बैठ जाइए। जैसे कि आप कोई भी पोस्ट ले लीजिए फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, तो आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता डिसाइड कर रही है एंड द पीपल आर चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं समझती हूँ जब लोगों पे छोड़ दिया गया है, लोकतंत्र है, तो इस बात में प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए। आप भी चुनाव लड़ रही हैं, अखिलेश भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके गठबंधन के 2 हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, आपकी मुलाकात तो होती रही होगी इन दोनों से? अब मैं शायद 1-2 बार मिली हूँ, वो भी चुनाव टाइम पे मिली। अच्छा, प्रियंका और राहुल दोनों से? जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या इन दोनों को भी लड़ना चाहिए ना, चूंकि अखिलेश जी कहते हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए। आई थिंक ये कांग्रेस पार्टी का खुद का डिसीजन है एंड हम लोग को कोई इंटरफेरेंस करने का किसी भी पार्टी पे ना हमारा कोई रिलेटिवनेस नहीं है। अखिलेश यादव पीएम पद के दावेदार हैं क्या? जो भी लीडर हो, मैं समझती हूँ कि युवाओं की आज की यही मांग है कि एजुकेटेड पॉलिटिशियंस ही सबसे हाईएस्ट चेयर पे जाके बैठे, जिससे कि देश थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हो सके सही मायनों में। मैंने आपके कई फोटो और वीडियोस देखे हैं जी, कि नवरात्रा में आप कन्या पूजन कराती हैं, कई बार अखिलेश जी ने भी फोटो डाली हैं, व्रत करती हैं। एक सवाल ये था कि क्या इस चुनाव के खत्म होने के बाद डिम्पल यादव सपरिवार अयोध्या राम मंदिर जाएंगी? मुझे तो बहुत सारी जगह जाना है, मतलब मेरी तो प्री लिस्ट बनी हुई है। लिस्ट बना रखी है आपने? जी, वो जब जाएंगे तब मीडिया के माध्यम से सबको पता चल ही जाएगा। आई बिलीव उसमें अयोध्या का राम मंदिर भी सब हैं। राम तो हम सबके मन में बसते हैं, हम सबके हृदय में बसते हैं, मेरा तो ये मानना है। सत्ता में अगली खबर ऑफर लेटर, प्रमोशन और धन वर्षा से जुड़ी है। आपने अपने आसपास जरूर ऐसे लोग देखे होंगे जो एक कंपनी से ऑफर लेटर लेकर दूसरी कंपनी में अपना प्रमोशन करवा लेते हैं और तनख्वाह अच्छी खासी बढ़वा लेते हैं। इन दिनों वैसे भी कंपनियों में अप्रेजल का मौसम है, तो हर कोई धन वर्षा की उम्मीद में है। लेकिन सत्ता में हम जिस शख्स के ऑफर लेटर और प्रमोशन की बात कर रहे हैं वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक इलॉन मस्क हैं। इन्होंने एक हाथ से भारत का ऑफर लेटर ले लिया और दूसरे हाथ से चीन वाला प्रमोशन लेटर पकड़ लिया। शी जिनपिंग से इलॉन मस्क ने कई फायदे झटक लिए हैं। मस्क को उम्मीद है कि टेस्ला के कमजोर नतीजे आने के बाद उन्हें जिस धन वर्षा की जरूरत थी वो उन्हें चीन की मदद से मिल जाएगी। मस्क की मौका परस्ती और चतुर कारोबार वाली नीति की पूरी कहानी हम डिकोड कर रहे हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि कमजोर नतीजे के बावजूद वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मस्क के कारोबार का चाइनीज प्रमोशन हो गया है। मस्क को पता है कि किसको कितना मक्खन लगाना है। चीन में उनकी मक्खन थेरेपी काम कर गई। जिनपिंग और उनका प्रशासन मस्क को मौका देना चाहता है, क्योंकि खुद जिनपिंग भी चीन के लिए नए नए आर्थिक बूस्टर ढूंढ रहे हैं। जिनपिंग पर मस्के का क्या असर हुआ आपको बताते हैं। मस्क की चीन यात्रा वाली चालाकी को विस्तार से समझिए। दरअसल चीन ने डेटा सुरक्षा का हवाला देते हुए टेस्ला कारों पर कई प्रतिबंध लगाए। चीन को इस बात का डर था कि टेस्ला की कारों से चीन की जासूसी की जा सकती है, इसीलिए चीन में संवेदनशील इलाकों में टेस्ला की कारों को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस प्रतिबंध का टेस्ला कारों की बिक्री पर बुरा असर दिखा। चीन जैसे विशाल ऑटो मार्केट में टेस्ला इस नुकसान को सहन नहीं कर पा रहा। इस प्रतिबंध को हटवाने के लिए इलॉन मस्क ने पूरा प्लान बनाया और अचानक भारत का दौरा टालकर चीन पहुंच गए। अब यह तस्वीर 28 अप्रैल की है, जब अचानक इलॉन मस्क चीन पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी कारों पर लगे प्रतिबंध को लेकर चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से बातचीत की। इसका असर इस मुलाकात के 24 घंटे के अंदर देखने को मिला है, जब चीन ने टेस्ला कारों पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए। चाइना एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और
नेशनल नेटवर्क इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने 29 अप्रैल को एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में देश के डेटा सुरक्षा टेस्ट को पास करने वाले इंटेलिजेंट कनेक्टेड वाहनों के 76 मॉडलों के नाम थे और इस लिस्ट में टेस्ला का नाम भी शामिल था। यानी मस्क ने जिस बात के लिए मस्का लगाया था उसका नतीजा तुरंत ही आ गया। कुछ हरकतों और कुछ त्वरित फैसलों की वजह से बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि इलॉन मस्क उतने गंभीर नहीं है, लेकिन अपनी कंपनी के कारोबार या अपनी दौलत बढ़ाने के मामले में देखें तो मस्क ने सबको पीछे छोड़ दिया है। यह बात कम से कम चीन के दौरे के बाद तो सच साबित होती दिख रही है। पहला असर, चीन के दौरे के बाद इलॉन मस्क की संपत्ति करीब 1.5 लाख करोड़ की उसमें वृद्धि हुई है। मस्क की संपत्ति में उछाल मार्च 2022 के बाद एक हफ्ते में होने वाले सबसे बड़ा उछाल है। इलॉन मस्क की नेटवर्थ में केवल सोमवार को $18.5 बिलियन का इजाफा हुआ है। मस्क की कंपनी टेस्ला को चीन की सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद इसके शेयर में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार इस बढ़ोतरी के बाद इलॉन मस्क की कुल दौलत $202 अरब हो चुकी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार इलॉन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। दरअसल ईवी सेक्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर में मस्क को भारत और चीन में अपार संभावनाएं दिख रही हैं। चीन दौरे से पहले इलॉन मस्क के भारत आने की चर्चा थी। 21 और 22 अप्रैल को मस्क का भारत का दौरा एकदम कंफर्म माना जा रहा था, लेकिन इस दौरे के भरपूर प्रचार के बाद अचानक मस्क ने अपना प्लान बदल दिया। 20 अप्रैल को सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि वो अभी भारत नहीं आ रहे हैं और इसके 8 दिन बाद चीन पहुंच गए और लगातार हो रहे नुकसान के बीच अपने लिए एक बूस्टर सिक्योर कर लिया। जनवरी में टेस्ला के लिए चीन के प्रतिबंध अपने चरम पर थे। इसकी वजह से कंपनी को नुकसान भी अच्छा खासा हुआ था। चीन के प्रतिबंधों के बाद 2024 के शुरुआती 3 महीनों में टेस्ला की बिक्री में 20% की गिरावट आई है। टेस्ला की कमाई में 4% की गिरावट दर्ज की गई है। आगे बहुत कुछ बताना है, लेकिन हूटर जी सोचिए, फिर से ब्रेकर लगा रहे हैं। खैर, हमारी रील्स को शेयर करिए। नमस्कार।